लाडली बहनों के खाते में कल योजना की राशि आएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि 14वीं किश्त के रूप में 1250 रुपए कल जारी करूंगा। यानी कि कल 14वीं किश्त लाडली बहनों के खाते में आने वाली है। 1250 रुपए आपके खाते में कल आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद पोस्ट करके इस बात की जानकारी प्रदेश की बहनों से साझा की है। और चलिए इससे शुरू करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ेंगे। शैलेंद्र, बहनों को वाकई में बेसब्री से इंतजार होता है कि कब ये पूरा महीना होगा और नए महीने की शुरुआत होगी और उनके खाते में लाडली बहना जो किश्त है वो आएगी। कल राशि आने वाली सभी बहनों के खाते में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 5 जुलाई को यानी कल जो है मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 जो लाडली बहनें उनके खाते में 14वीं राशि भेजी जानी है। यानी सुबह जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी बहनों के खाते में 1250 रुपए की जो राशि है वो भेजी जाएगी। ये राशि लगभग 9,455 करोड़ की ये राशि है जो उनके खाते में जानी है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में बजट पर अब से कुछ देर बाद चर्चा होनी, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने मन बनाया है कि वह लाडली बहना योजनाओं की जो राशि है उसको बढ़ाए जाने का प्रावधान इस बजट में न किए जाने पर वो आज सदन में इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले ही डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके अपनी करोड़ों जो लाडली बहनें उनको एक नई सौगात को देने की बात कही और उन्होंने कहा है कि कल सुबह जो 14वीं किस्त है वो उनके खाते में भेज दी जाएगी। अमूमन ये किस्त जो है वो 10 तारीख के आसपास आती थी, लेकिन इस बार हो या उससे कुछ कई बार पहले भी देखा है, खासकर जब तीज त्योहार पड़ते हैं तो उस समय जो मध्य प्रदेश की सरकार है इस राशि को पहले सप्ताह में ही जारी कर देती है। और अब ये बात का ऐलान कर दिया गया है कि कल सुबह 1,25,00,000 जो महिलाएं हैं उनके खाते में 14वीं किस्त के तौर पर 9,455 करोड़ रुपए भेजे जाने हैं। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। 1250 रुपए कल जारी करूंगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इससे महिलाओं को एक तरीके से देखते हैं कि आर्थिक रूप से तो मजबूत होती हैं, कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से भी मजबूती मिलती है कि उनके पास खुद के कुछ पैसे हैं जो कि वो जमा कर रही हैं। और इससे उन महिलाओं को खासतौर पर बहुत आसानी हो जाती है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी उन राशि से ले सकती हैं या घर में ज़रूरी चीज़ों पर भी खर्च कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो योजना ये बहनों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने ठीक कहा। देखिए, इसमें जो हितग्राही हैं वो उसी वर्ग से आते हैं जिनके लिए 1250 रुपए बहुत अधिक कीमत रहता है। कई बार हमने ग्राउंड पर जब जाकर देखा तो लाडली बहनों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि घर गृहस्थी के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ये पैसे जो है वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। देखिए, बात 1250 रुपए की नहीं है, बात उस गरीब परिवार के जुड़े हुए सदस्यों के जीवन यापन से भी जुड़ी होती है। मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं जिनको ये राशि अभी दी जा रही है, तो ऐसे में उनके लिए 1250 रुपए की राशि एक पर्याप्त होती है। वो अपने बच्चे के लिए स्कूल के लिए किताबें भी खरीद सकते हैं, अपने बच्चे के लिए महीने भर के पोषण आहार की व्यवस्था भी कर सकते हैं, महिलाएं अपनी आवश्यकता की चीजें भी ले सकती हैं, घर गृहस्थी का सामान भी वो एक एक करके से जुटा सकती हैं। तो उनके लिए एक बड़ी राशि होती है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि इस तारीख का महिलाओं को, खासकर लाडली बहनों को, इस बात का बेहद इंतजार रहता है। और जब उनके खाते में पैसा ये ट्रांसफर होता है या जब उनको सूचना बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से लाडली बहनों के खाते में कल 1250 रुपए किश्त आने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिए गए हैं। एएसआई को 2 जुलाई को पेश करनी थी रिपोर्ट। एएसआई ने मांगा था 4 सप्ताह का और समय। 22 जुलाई को अब होगी मामले की अगली सुनवाई, जहां एएसआई लगातार सर्वे कर रही थी भोजशाला में। और इस सर्वे के दौरान क्या कुछ खास निकल कर आया है, इस बात की जानकारी जो रिपोर्ट में साझा की गई है वो पेश की जाएगी। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है मामले की और एएसआई ने 2 जुलाई को पेश करनी थी रिपोर्ट, लेकिन पेश नहीं कर पाई।
जी बिल्कुल, 2 तारीख को रिपोर्ट पेश करना था एएसआई को, लेकिन एएसआई ने रिपोर्ट पेश नहीं किया और 2 तारीख को ही एएसआई ने याचिका लगाई थी कि उन्हें 4 सप्ताह का, यानी उन्हें कुछ और समय चाहिए। इसके बाद पूरे मामले में आज सुनवाई हुई, क्योंकि अगर रिपोर्ट 2 तारीख को पेश हो जाती तो उसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन रिपोर्ट पेश करने जहां पर उन्होंने समय बढ़ाने की याचिका लगाई थी, उस याचिका पे आज एएसआई की याचिका पे आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 15 जुलाई तक का समय दिया है। 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करना है और 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कि सर्वे के आधार पर क्या कुछ निकला, जो साक्ष्य तथ्य है वो क्या किस बात को प्रमाणित करते हैं। तो बहुत चीजें जो है उस पर लेकर हाई कोर्ट का सुनवाई होनी है। अब ये सुनवाई 22 तारीख होगी। हालांकि देखने वाली बात थी कि ये जो सुनवाई होनी थी वो आज होनी थी 4 तारीख को। इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था, लेकिन अब समय टल गया है। 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश होगी और 22 तारीख को धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो अब 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है। 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिया गया है। नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा का कनेक्शन ग्वालियर से भी मिला है। जी हां, ग्वालियर के तिगड़ा रोड पर हरि बिहार में बाबा का आलीशान आश्रम है। बताया जा रहा है कि बाबा अक्सर यहां सत्संग के लिए आते थे और उनके सत्संग में हजारों की संख्या में उनके भक्त शामिल होते थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाबा के सत्संग से परेशानी होती थी। इसके अलावा बताया कि बाबा खुद को परमात्मा बताते थे और किसी देवी देवता को ना मानने की सलाह भी अपने भक्तों को देते थे। न्यूज 18 संवाददाता ने आश्रम का जायजा लिया। बाबा के हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी थी। यहाँ पे तो जो स्थानीय लोग है ना, जो आसपास के, उनको काफी प्रॉब्लम था उनसे, क्योंकि निकलने कटने में काफी प्रॉब्लम था। कोई भी वाहन लेके निकल रहा है तो उनको प्रॉब्लम था, आराम से निकलो, धीरे निकलो, उधर से निकलो। कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, मंच पे बैठ के भाषण देते थे, अपने आप को स्वयं परमात्मा बताते थे। किसी देवी देवता को नहीं मानना है तुम्हें, स्वयं परमात्मा ये बैठे हैं मंच के ऊपर। लेकिन हमने कभी नहीं माना, हम तो ओनली बांके बिहारी कन्हैया और भोले बाबा को मानते हैं। हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा उर्फ हरि लीलवंत साकार की सभी जगह तलाश की जा रही है। ग्वालियर में भी आपको दिखा सकते हैं कि ये झुंडापुरा का गांव है। यहाँ ये बाबा का आश्रम बना हुआ था। इसी आश्रम में बाबा आते थे, यहाँ रुकते थे, सत्संग करते थे और इसी जगह आप देख सकते हैं कि ये जो मंच बना हुआ है, इसी मंच पे उनका सत्संग होता था। ये जो बाबा है, कब यहाँ आए थे, पिछली बार कब सत्संग हुआ था? 3 से 4 महीने हो गए जब लगा था यहाँ पर साथ। चल, तो कितने लोग आए थे उस समय? 5 से 7 लाख की भीड़ थी। 5-7 लाख। यहाँ से 5 किलोमीटर के एयरफेयर में तो बस गाड़ियाँ खड़ी, कुछ बोलते नहीं, सुनाई नहीं पड़ती थी, बस वैसे ही जनता पागल हो रही है। लोग आते थे बाहर से, कहाँ से लोग आते थे? गुजरात, यूपी, राजस्थान, 4-5 मतलब स्टेट से आते थे। यहाँ तक को इधर से भी आते थे, सब लोग आते थे यहाँ। पिछली बार सत्संग कब हुआ था यहाँ? पिछली बार काफी समय हो गया, तब से नहीं हुआ था। कितने लोग आते थे, क्या स्थितियाँ थी? कल पुलिस आई थी यहाँ, लाखों की संख्या आती थी सर यहाँ पे। और ये जो बेचारे जिनके जो नई शादियां करते थे, जो भी करते थे, बेचारी उनकी औरतों पर बहुत चुड़ैल जो भी लगती थी। और लगने के बाद में बेचारे उनके आदमी आते थे यहाँ, रोते थे कि यार कि मेरी औरत यहाँ पे है यार, कई महीने से यहाँ डली है यार, वो जा नहीं रही है। बेचारे बहुत परेशान होते थे। और कईयों ने तो बेचारों ने वहाँ दुकान है बाहर। कल यहाँ पुलिस आई सर, उसका तो खैर मुझे पता नहीं पुलिस ने, क्योंकि के हादसे का पता है आपको? बाबा के आश्रम में जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ पता तो चला था सर, लाइव देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो उसके जरिए वो पता चल ही जाता है। बाबा कब आए थे आखिरी बार? आवा तो आखिरी बार जब मैं तो लास्ट टाइम जब ये अपना आचार संहिता लगी थी, जब भी देखे थे मैंने, उसके बाद में बाबा यहाँ नहीं रहे। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। यूपी के हाथरस में हुए हादसे में ग्वालियर की रहने वाली रामश्री की मौत हो गई। ग्वालियर से सोमवार को 2 गाड़ियों में करीब 12 महिलाएं नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थीं और ये सभी थाटीपुर के जगजीवन नगर इलाके की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 45 साल के रामश्री बाबा के नजदीक ही भीड़ में थी। रामश्री का मुरार में अंतिम संस्कार किया गया। रामश्री के पति की पहले ही मौत हो गई थी और उसके 5 बच्चे हैं। बेटे पंकज के मुताबिक मां की बाबा में पिछले 2 साल से गहरी आस्था थी और ये सत्संग सुनने गई हुई थी। वहाँ से मतलब अलीगढ़ पहुँच गई थी बॉडी, तो वहाँ से अलीगढ़ से
यहाँ ग्वालियर लेके आए, ग्वालियर से मुरार मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया। सेवा पे क्योंकि जल सेवा चल रही थी, क्योंकि समापन हो गया था तो सब जल सेवा चल रही थी, तो हम तो उसमें भी जीते। फिर बाकी बाद हम जब समापन होने की भीड़ कम हो गई तो उनकी चलो अपन गाड़ी पे चले, तो हम गाड़ी पे गए थे। उसके बाद ऐसा जानकारी बाकी बाद में जानकारी मिली। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े पैमाने पर भक्त पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से घर पर रहकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की थी और इसके बावजूद बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज जन्मदिन है और इसी जन्मदिन का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी है, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से बागेश्वर महाराज का जन्मदिन है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, किस तरह से बाबा से मिलेंगे? मुंबई से आए हैं, हम सीधे घर जा रहे थे। आज बाबा जी का जन्मदिन है, इसलिए इन्हें दर्शन करने के लिए आए हैं। और कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? आप कहाँ से आए हैं भाई? ठीक है, क्या उम्मीद लेकर आई हैं बाबा जी के आशीर्वाद लेने? बाबा जी से मिलने के लिए आए। आप कहाँ से आई हैं? जी, क्या उम्मीद लेकर आई हैं? आज क्या है महाराज का? तो कैसे मिलना चाहेंगे, कैसा आशीर्वाद लेंगे उनसे? आशीर्वाद तो उनका बहुत है। तो देखिए बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बागेश्वर महाराज के जो भक्त हैं वो दूर दूर से आज उनके जन्म उत्सव का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो भी ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं उन पर सवार होकर भक्त आ रहे हैं और यहाँ से वह टैक्सी के जरिए बागेश्वर धाम पहुँचेंगे। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल अभी थमा ही था कि इधर यूपी के कथावाचक ब्रह्मा ऋषि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बोल बोले हैं। इस विवादित बयान पर उज्जैन के निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद ने अखाड़ा परिषद को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। महामंडलेश्वर हमें अलग हो जाना चाहिए जब महामंडलेश्वर यही करेंगे। मुझे पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के कारण कभी भी कोई भी बयान दे सकता है और उस बयान से बदल भी सकता है, लेकिन आज तो जो हमारे धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग भी सनातन धर्म के विपरीत बयान दे रहे हैं। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी या प्रदीप मिश्रा या बागेश्वर धाम या मैं अगर इस तरह के कुछ बयान दें तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज सनातनी समाज को इसके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। जो हिंदू के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें सनातन के लिए भी खड़ा होना चाहिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।